आज की हमारी कहानी है शिकारपुर के बुरी तरह से बीमार सरकारी अस्पताल में अपने ट्रांसफर से मैं इतना दुखी नहीं था जितना मास्टर धनीराम नाविल निगार के वहां के प्राइमरी स्कूल में तबादला होने से था। मास्टर धनीराम नाविल निगार से दुखी होकर ही मैंने अपना ट्रांसफर शिकारपुर जैसे इलाके में करवाया था। मगर मुझे क्या पता था कि मास्टर धनीराम नाविल निगार मुझे शिकार करने शिकारपुर तक आ पहुंचेंगे। जब उन्होंने ये खुशखबरी, जो मेरे लिए किसी बुरी खबर से कम न थी, मुझे सुनाई थी, तो मैं अपनी किस्मत पर अफसोस करने के सिवा कुछ और न कर सका था। मास्टर धनीराम नाविल निगार, जो वो खुद को सिर्फ खुद ही कहते थे, मगर इस शख्स को न तो किसी किस्म की मास्टरी हासिल थी और न धनी ही ये दुनिया में खुदा की बख्शी किसी खूबी में थे। नाविल निगार भी खुद को खुद अपने आप ही कहते थे, बाकी सारा जमाना इन्हें मार साहब ही कहता था। इनकी लिखी नाविलों की पोथियां हमेशा इनके साथ मौजूद बैग में भरी रहती थी। इस बैग को किसी खजाने की तरह अपने सीने से लगाए रहते थे। जहां भी जाते, जिससे भी मिलते, उसे अपने नाविल पढ़ाने या सुनाने की कोशिश जरूर करते थे। और कमबख्त कोशिशें भी ऐसी कि जब तक सामने वाले को नींद न आ जाए या वो इनकी आंखों से ओझल न हो जाए, मास्टर धनीराम नाविल निगार अपने नाविल सुनाना बंद नहीं करते थे। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्हें ये खुद सुनाते थे। अगर कोई पढ़ा लिखा इनकी गिरफ्त में आ जाता तो उससे बाआवाज़े बुलंद पढ़ने को कहा करते थे। अपने स्कूल की क्लास में बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा ये अपने नॉवेल सुनाया करते थे। इनकी कई शिकायतें भी इस बारे में की जा चुकी थी और इसी वजह से हर जगह से जल्दी ही तबादला हो जाया करता था। मगर इनके इतने तबादलों के बाद भी ये नहीं बदले थे। इनकी पहली शादी के बारे में मशहूर है कि सुहाग रात के दिन इन्होंने अपनी बीवी का घूंघट खोलकर उसे नॉवेल सुनाने शुरू कर दिए थे। कहा जाता है कि मास्टर धनीराम नाविल निगार के नॉवेल खत्म नहीं हुए और रात खत्म हो गई थी। इनकी बीवी जैसे आई थी वैसे ही चली गई थी। उसके बाद उसने वापस आने से इनकार कर दिया था। उसे वापस बुलाने के उद्देश्य से हमने अपनी धर्मपत्नी को वहां भेजकर कहलवाया कि जैसा वो सोच रही हैं, मास्टर धनीराम नाविल निगार वैसे नहीं है। मगर उसने भी साफ जवाब दिया कि अगर वो वाकई वैसे होते तो चल जाते, मगर जैसे वो हैं वैसे नहीं चलेंगे। उसके बाद मास्टर धनीराम नाविल निगार ने जब अपनी दूसरी शादी की तो सुहाग रात को उनके कमरे में जाने से पहले मैंने मास्टर धनीराम नाविल निगार की अच्छी तरह तलाशी ली और उनके नाविलों की सारी पोथियां जबरदस्ती उनसे छीन ली थी और मास्टर धनीराम नाविल निगार को समझाया था कि मास्टर धनीराम जी, तुम्हारी सारी जिंदगी पढ़ी है नाविल सुनाने के लिए, फिलहाल जो जरूरी काम है वो करो। मास्टर धनीराम नाविल निगार ने शायद हमारी बात पर अमल किया होगा, तभी तो आज तक उनकी धर्मपत्नी उनके साथ है। एक दिन की बात है, सुबह मैं सोकर उठा ही था कि मास्टर धनीराम नाविल निगार मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। वक्त भी ऐसा नहीं था कि कोई बहाना बनाकर उन्हें मना करा दूं कि डॉक्टर साहब कहीं गए हुए हैं। कुछ देर बाद मास्टर धनीराम नाविल निगार मेरे सामने बैठे हुए थे। हाँ तो मास्टर धनीराम नाविल निगार जी, कैसे तकलीफ थी? मेरा मतलब है कैसे तकलीफ की यहाँ आने की? मास्टर धनीराम नाविल निगार के हाथ में चाय का प्याला देते हुए मैंने कहा, मास्टर साहब, तबीयत वगैरह तो ठीक है? अरे जरूरी नहीं भाई कि तुमसे मिलने वाला हर आदमी मरीज हो, मिस्टर मधुसूदन। मैंने एक नॉवल लिखी है, दिल टोटे टोटे हो गया।
व्हाट डू यू मीन बाई दिल टोटे टोटे हो गया? सवाल या नजरों से मैंने मास्टर धनीराम नाविल निगार को घूरा। ये बहुत ही एक खतरनाक किसान जासूसी नावल है। इसे पढ़ने के बाद लोग वेद प्रकाश शर्मा को भूल जाएंगे। इसका सब्जेक्ट यूं है कि एक स्मगलर को एक बार बाला से प्यार हो जाता है। रुको! मैं तेज आवाज में चीखा। मास्टर धनीराम नाविल निगार रुक गए। मैं अगर उन्हें रुकने को न कहता तो वो अपना पूरा नावल सुनाए बिना नहीं रुकते और मैं अस्पताल के लिए काफी लेट हो जाता। मैंने फिर उन पर सवाल दागा। मास्टर धनीराम नाविल निगार जी, एक बात तो बताइए, आपको किस बेवकूफ ने राय दी थी नावल लिखने की? मधुसूदन, तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये राय किस बेवकूफ ने तुम्हें दी डॉक्टर बनने की? मास्टर धनीराम ने सवाल के जवाब में सवाल दागा। मास्टर धनीराम जी, डॉक्टर बनने के लिए मैंने किसी की राय नहीं ली, बल्कि बाकायदा डिग्री हासिल की है, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की है। और मास्टर मधुसूदन, मैंने भी नावल निगार बनने के लिए बाकायदा हजारों नावलें पढ़ी हैं। 150 नावल वेद प्रकाश के पढ़े हैं, लगभग 100 नावलें वेद प्रकाश कंबोज के पढ़े हैं, 70 नावल गुलशन, 150 से ज्यादा नावल इब्ने सफी के पढ़े हैं, मनोज, जेम्स हेनली, चेस, प्रेमचंद, मिंटो वगैरह वगैरह, ना जाने कितने नावल निगारों के साथ साथ मैंने शेक्सपियर के भी 150 नावल पढ़ रखे हैं। मास्टर धनीराम जी, शेक्सपियर ने नॉवेल नहीं लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं, वो भी शायद 37 के लगभग। मैंने मास्टर धनीराम की बात बीच में ही काट दी। हा, जो भी हो, मैंने सब पढ़ रखे हैं। अब तुम बताओ, तुमने अपनी डॉक्टरी की डिग्री के लिए कितने दिन क्लासें ली होंगी? बताओ मुझे। मास्टर धनीराम के चेहरे से लग रहा था कि मैं शायद उनसे हार जाऊंगा, मगर उन्हें क्या पता था कि जबान दराजी के मामले में मैं उनका भी उस्ताद था। दुनिया में एक चीज तर्क होती है। ये तर्क ही है जो किसी की बात को सही और गलत साबित करता है। ये तर्क ही है जो खुदा के वजूद को मानता है और ये तर्क ही है जो खुदा के वजूद को मानने से इनकार करता है। मुझे तो फिर भी यही साबित करना था कि मास्टर धनीराम नावल निगार नहीं है और जो वे थे भी नहीं। मास्टर धनीराम नावल निगार साहब, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, हाँ लगभग 800-900 दिन मैंने क्लासेस जरूर ली होंगी। और मधुसूदन, मैंने 800-900 से ज्यादा नावलें पढ़ी हैं नावल निगार बनने के लिए, और तुम 800-900 दिन पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हो और मैं हजारों नावल पढ़कर नावल निगार नहीं बन सकता। वाह, तुम्हारा दोहरा मापदंड। मास्टर धनीराम नावल निगार जी, डॉक्टरी और नावल निगारी अलग अलग विधा है। मैंने मेडिकल की पढ़ाई के दौरान बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में सीखा है, और आपने नावल पढ़ने के दौरान सिर्फ उन्हें पढ़ना सीखा है, आपने नावल लिखना नहीं सीखा है। आपकी मिसाल के हिसाब से तो जितने भी मेरे 5-6 साल पुराने मरीज हैं उन्हें अपने अपने क्लिनिक खोलने चाहिए। मेरे जवाब पर मास्टर धनीराम नावल निगार तिलमिला गए।